नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड की। देखिए, गुप्ता डायनेस्टी की जो शुरुआत की गई थी किस राजा के द्वारा? उनका नाम है श्रीगुप्ता और इनकी डेट है 275 एडी। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि गुप्ता डायनेस्टी जो है किसके राज में सबसे बड़ा पावरफुल राजा बना? तो ये थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, इन्होंने ही अपने आप को एक टाइटल दिया जिसका नाम था महाराजा धीराज। अब महाराजा धीराज का मतलब होता है जो राजाओं का राजा होता है। इसके थ्रू जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट दिखाना चाहते थे अपनी सुप्रीमेसी को, मतलब अपने पावर को दिखाना चाहते थे। और इसी समय जो है गुप्ता संवत चालू हुई थी। गुप्ता संवत मतलब गुप्ता कैलेंडर इशू की गई थी और ये डेट थी आपको 319 AD। उसके बाद जो है तो गुप्ता संवत को चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चालू किया था। अब उस समय मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय जो भी इंस्क्रिप्शन और एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी उसमें जो डेट डाले जाते थे वो गुप्ता कैलेंडर को यूज की जाती थी। कह रहे कि गुप्ता डायनेस्टी को जो है गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय जो है आर्ट, लिटरेचर, साइंस और ट्रेड के फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई जिसको हम एक एक करके नीचे देखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो राजा आए उनका नाम था समुद्रगुप्त। इसके बारे में जानकारी हमें दी है हिस्टोरियन AB स्मिथ ने और अपने एक बुक के जरिए। इनका बुक का नाम था अर्ली हिस्टोरी ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो है AB स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या बोला? नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब ये नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है ये कौन थे? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ी आर्मी को लीड जो करने वाले कमांडर थे उनका नाम था नेपोलियन। उसी के तरह बहुत बड़ी एक्सटेंसिव मिलिट्री को जो है ये लीड कर रहे थे समुद्रगुप्त, इसलिए इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें मिलती है अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन से। ये कहाँ पे है? ये इलाहाबाद से मिली थी। फिर कह रहा है क्या कि ये जो पिलर है इलाहाबाद पिलर, इसमें जो लिखी हुई लैंग्वेज वो है संस्कृत लैंग्वेज में और स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब इसको लिखा है हरिसेन ने। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के ही कोर्ट में एक पोएट और मिनिस्टर थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यह जो इंस्क्रिप्शन है इसी इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है यह वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी बुक की डिटेल्स जानना हो या उस बुक को अगर समझ में कहीं दिक्कत आ रहा आप कमेंट में मुझे लिख के भेज दीजिए। मैं उस बुक की वीडियो बना के सेंड इसमें कर दूंगा यूट्यूब पे। चलिए अब देखते हैं इंस्क्रिप्शन का नेचर कैसा था। तो ये था पेनेगायरिक। पेनेगायरिक का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो इस पिलर पे समुद्रगुप्त की प्रशंसा की हुई थी। साथ में इन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट की थी। कहाँ पे? जिस समय ये साउथ इंडिया में अपने राज्य को बढ़ा रहे थे उस समय। अगर हम हिस्टोरी पे नजर डालें इस पिलर पे तो कह रहा है कि सबसे पहले इस पिलर को बनवाया किसने था? अशोका। तो राजा अशोक ने बनवाया था और अशोक ने इसे कहाँ पे शिफ्ट किया था? कौशाम्बी में। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर आए अकबर और इन्होंने कहाँ लेके चला गया? ये लेके चले गए इस पिलर को इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिए। इसी पिलर पे जहांगीर और बीरबल के बारे में भी जिक्र की गई है। चलिए अब कह रहा है क्या यह जो पिलर है अशोका इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, किस स्क्रिप्ट में थी? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थी। फिर उसके बाद अशोका की वाइफ कारुबाकी इनके साथ एक चैरिटेबल डीड साइन की गई थी। इनके बारे में भी इस इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। मतलब कोई दान पुण्य वाली बात कर रही है, इस चीज का मेंशन किया हुआ है उस पिलर पे। फिर उसके बाद इसे समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं या प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। इस पे जो लैंग्वेज लिखी गई है वो है संस्कृत लैंग्वेज। लिखा है हरिसेन ने। किस स्क्रिप्ट में लिखा है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो राजा आए चंद्रगुप्त टू और इनका फेमस नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है उनके बहुत सारे नाम थे जैसे देवगुप्त। अब ये हमें जिक्र मिलता है सांची और वाकटका इंस्क्रिप्शन से। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं देवगुप्त का नाम जो है
इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला था विक्रमादित्य के बारे में। इनके और नाम है जैसे देवराज, देवश्री, और गुप्ता डायनेस्टी में पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने को परम भागवत का टाइटल दिया, जिसका मतलब होता है भगवान विष्णु के भक्त। फिर बात करते हैं मेहरौली पिलर इन दिल्ली का, जो आपके दिल्ली में कुतुब मीनार के जस्ट है। ये जो है मेहरौली पिलर यही है। अब देखिए इस पिलर के बारे में जो है चंद्रगुप्त टू मतलब विक्रमादित्य के बारे में जिक्र की गई है, और इसमें बताया गया है कि उसकी रिलीजियस विचार क्या थे, पॉलिटिकल ऑथोरिटी कैसा था, ये सब सारी बातें इस पिलर पे लिखी हुई है। चलिए अब आगे देखिए, कहता ये जो मेहरौली आयरन पिलर है, इसे किस चीज के लिए फेमस है? रस्ट रेसिस्टेंट आयरन है। इसका मतलब कि ये जो लोहा है, आयरन है, इसमें अभी तक कोई भी रस्ट नहीं लगा। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। अब सोचिए उस समय का आयरन, ये हवा धूप में रखी हुई है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में, आज तक इसमें कोई रस्ट नहीं लगी। अब इससे ये पता चलता है कि उस समय साइंस कितनी डेवलप थी, इसलिए गोल्डन एज बोलते थे। और भी आगे चीजें जानकारी आपको मिलेगी इससे रिलेटेड। अब देखिए विक्रमादित्य जो है इसे साका कनकरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने साका जो डायनेस्टी थी उसके राजा का नाम था रुद्रसिम्हा थर्ड, इनको हराया था। फिर उसके बाद इसलिए इसे साकारी टाइटल दिया गया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त टू जो है सिल्वर क्वाइन जारी किए थे और उसे बोला गया था रूपक। फिर उसके बाद विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 जेम्स थे, मतलब 9 रत्न थे। जो मैंने बोला ना आर्ट लिटरेचर साइंस ट्रेड में डेवलप थे बहुत। कैसे? देखिए एक से एक यहाँ पे पोएट, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर थे विक्रमादित्य के दरबार में। जैसे कालिदास फेमस है। फिर फिजिशियन बहुत बड़े डॉक्टर थे धन्वंतरी। इसी तरह बहुत सारे नाम है, आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद विक्रमादित्य के बाद जो राजा है इनका बेटा, वो थे कुमारगुप्त फर्स्ट। इसे महेंद्र द्वितीय भी बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त टू के बाद जो राजा है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है किनका बेटा था? तो चंद्रगुप्त टू और रानी ध्रुवा देवी। अब ये नाम क्यों है रानी का? क्योंकि पहले के समय में राजाओं की बहुत सारी वाइफ हुआ करती थी। तो ये जो है रानी ध्रुवा देवी, और चंद्रगुप्त टू के सबसे बड़े बेटे का नाम था कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए कुमारगुप्त का बेटा था अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त के समय ही हुनास, ये जो है हुनास का अटैक हुआ था। हुनास कौन थे? ये एशिया में ट्राइब्स लोग होते थे, आदिवासी लोग। और जब ये आक्रमण किए थे तो अस्कंदगुप्त ने क्या किया, इसे हरा दिया, इस ट्राइब्स को। लेकिन इसके बाद जो है गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे क्या होने लगी, वीक होने लगी। और ये सारी जानकारी मतलब अस्कंदगुप्त ने जो हुनास को हराया था, ये जानकारी हमें मिलती है भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें मिला है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। अब देखिए कह रहा है कि जब हुनास अटैक हुआ तो हुनास आए थे आपके रोमन एम्पायर से। तो जैसे ये हुनास अटैक हुआ तो रोमन एम्पायर के साथ हमारा बिजनेस खत्म हो गया इंडिया का, और फिर इंडिया का चलने लगा साउथ ईस्ट एशिया के साथ, व्यापार अच्छे से चलने लगा। फिर उसके बाद हुनास में जो है दूसरे जो लीडर आए उसका नाम था टॉर्मेट। टॉर्मेट के बाद आए मिहिरकुला। मिहिरकुला का रीजन जो था ग्वालियर वाला रीजन था। और इस मिहिरकुला को जो हराया था वो था यशोधर्मन ऑफ मालवा। ये औलिकारा डायनेस्टी के वंशज थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि ट्रेड पोर्ट्स की बात, मतलब जिक्र जो चलती थी उस समय इंडिया का जो व्यापार चलता था दूसरे देशों के साथ, किस पोर्ट से चलता था गुप्ता डायनेस्टी के समय में? तो दो पोर्ट है, ताम्रालिप्टी जो कि बंगाल में है, और दूसरा है भृगु कच्छ, या इसे भरोच भी बोलते हैं। अब देखिए ताम्रालिप्टी कहाँ पे है? ये है आपका बंगाल वाले क्षेत्र में। ये जो है आपको इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता था, साउथ ईस्ट एशिया से, जैसे जावा, सुमात्रा, ये छोटे छोटे आइलैंड है, टापू है। फिर उसके बाद चाइना और नदर इंडिया को जोड़ता था कौन? ताम्रालिप्टी पोर्ट। फिर उसके बाद भृगु कच्छ जो है ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज और रोमन वेस्ट एशिया को इंडिया से जोड़ता था। इंडिया से क्या चीज जाता था दूसरे देश? तो टेक्सटाइल, कपड़े, स्पाइसेज, मेटल्स और लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स में जैसे पीसेज ऑफ वुडन, लकड़ी के सुंदर सुंदर चित्रकारी किए हुए, या लकड़ी के जो गुड्स हैं वो, ये उस समय बहुत डिमांड में थी दूसरे देशों में इंडिया का।
और अब जब ये सब सारी सामान दूसरे देश जाता था तो वहां से हमें क्या आता था, बहुत सारा रुपया आता था, जैसे सोना की ईंटें हो गए, चांदी के ईंटें, ये सब हमें बदले में मिलता था। चलिए, अब कह रहा है कि गुप्ता पीरियड में जो है गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु ये बहुत फेमस थे। किस चीज के लिए? गारमेंट्स के लिए, मतलब कपड़ों के लिए बहुत फेमस थे। इंटरनेशनल ट्रेड में वही ताम्रालिप्टी, भृगु, कच्छ और भी सारे पोर्ट थे, जैसे ये देख सकते हैं नाम है अरिकामेडो, उसके बाद कावेरी पट्टनम, ये सब कम इंपॉर्टेंस थे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट था आपका ताम्रालिप्टी और भृगु, कच्छ। फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के समय ही बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे जिनका नाम है धनवंतरी। अब देखिए धनवंतरी, अब ये जो है आयुर्वेदाचार्य के मास्टर थे। इसी समय इनके कंटेम्प्रेरी, गुप्ता पीरियड के कंटेम्प्रेरी थे भास्करा फर्स्ट, जिन्होंने 2 बुक लिखी है, महाभास्करी और लघु भास्करी। फिर उसके बाद एक और बड़े हैं राइटर भास्कराचार्य, जो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती जैसे बेस्ट बुक लिखे हुए हैं। अब ये जो बुक है ये आपको एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। क्या ये गुप्ता कंटेम्प्रेरी, मतलब गुप्ता के समय के थे? नहीं, गुप्ता के समय के ये नहीं थे। फिर उसके बाद सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट, ये 2 बुक है। इस बुक में जो है साइन, कोसाइन और इनवर्स साइन जो है इसका जिक्र किया हुआ है। मतलब कि ये जो साइन, कोसाइन, कोस थीटा पढ़ते हैं आप, ये इंडिया में ही डेवलप की गई थी। फिर उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो जन्म हुआ था इंडिया में हुआ था, और इसका डिस्क्रिप्शन किया है ब्रह्मगुप्त ने। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से आर्ट, लिटरेचर, साइंस जो है इंडिया में डेवलप की गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के समय 8 तरह के गोल्ड करेंसी चलती थी, जिसको बोलते थे गरुड़, आर्चर, प्रासु, अश्वमेध और उसके बाद वाग्ड़, और उसके बाद प्राक्रमा, फिर बिना टाइप। ये 8 तरह के सोने के सिक्के चलते थे समुद्रगुप्त के समय में। उसके बाद उसी समय जो है चाइनीज ट्रेवलर का नाम है फाहियान। अब ये जो है ये बताते हैं कि उस समय जो इंडिया में व्यापार लोग थे वो क्लामसेल का यूज करते थे पैसों की जगह। जैसे ये देखिए, इसको कौड़ी बोलते हैं। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि गुप्ता समय में जो है क्वाइंस का जो यूज होता था, इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है? ये जो सोने के सिक्के चलते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ से एविडेंस मिले। जो सबसे फेमस क्वाइंस मिला है ये मिला है आपको भरतपुर से। उसके बाद जो कॉइन जारी किया गया था इसे रूपक बोलते थे, और सोने के जो सिक्के जारी किए गए थे उसे दिनार बोलते थे। चलिए अब देखिए, कह रहा कि सती सिस्टम का जो पहली बार एविडेंस हमें इंडिया में मिला है इंस्क्रिप्शन ऑफ ईरान से, जिसमें एक कमांडर गोपराज है, उनकी वाइफ है एक। इस चीज का जिक्र किया गया है, जो गोपराज मर जाते हैं वॉर में, उनकी पति जो है सती हो जाती है, मतलब आग में जलकर मर जाती है। इस चीज का जिक्र है इंस्क्रिप्शन ऑफ ईरान में। फिर कह रहा गुप्ता पीरियड में जो है जितने सारे टाउन्स थे ये धीरे धीरे खत्म होने लगे, मतलब टाउन जो है गांव में बदल गए। जैसे पाटलिपुत्रा, ये पटना में है, पूरी तरह से गांव बन गए। और इसी समय आपके चाइनीज ट्रेवलर हुएन सांग आए थे इंडिया। फिर उसके बाद मथुरा, सोनपुर, सोहगम, ये सब सारे इंपॉर्टेंट सिटीज थे, और धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लगे गुप्ता पीरियड में। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर में तो नाम था ही, और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी जो रूलर थे ये ज्यादातर क्या किए, गांव में जो विलेजेस थी वो टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को डोनेट कर दिए। लैंड रेवेन्यू जो था उस समय बोला जाता था उदरंग भाग, और ये हमें जानकारी मिलती है गुप्ता इंस्क्रिप्शन से। उसके बाद इरिगेशन टैक्स, जो सिंचाई की टैक्स होती थी, कर लिए जाते थे, उसे बोलते थे बेदाक भोग और उदाक भोग। उसके बाद जो कैश टैक्स होती थी उसे बोलते थे हिरण्य। उसके बाद जो बॉर्डर पे रहते थे जो किसान लोग, वो जो टैक्स देते थे उसको बोलते थे ऊपर निका। उसके बाद संस्कृत में एक नाटक है जो गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, जिसमें एक महिला और शूद्र ये प्राकृत लैंग्वेज में बात करते हैं। उसके बाद जो अपर वर्ण के, जो ऊंचे क्लास के लोग हैं, वो संस्कृत में बातचीत करते हैं। चलिए अब कह रहे हैं कि गुप्ता डायनेस्टी में महिलाओं की पोजीशन क्या थी। तो देखिए वैदिक एज में अच्छी खासी थी, मतलब एजुकेशन और जो भी कोई धार्मिक चीजें होती थी, यज्ञ, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता था। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में जैसे मौर्य, गुप्ता, चोला डायनेस्टी के समय महिलाओं को जो है जैसे कोई भी धार्मिक चीजें की जाती थी तो उसमें इसका पार्टिसिपेशन नहीं होता था, एजुकेशन नहीं दिया जाता था।
और महिलाओं को जो है लीगली और सोशली इंफीरियर माना जाता था, मतलब कम क्वालिटी माना जाता था आदमी के मुकाबले, पुरुष के मुकाबले। और इनकी लाइफ जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी सिर्फ डोमेस्टिक लाइफ में, मतलब कि किचन का सिर्फ काम संभालने। फिर है कि एक सुदरक राइटर है जिन्होंने एक बुक लिखी है मृच चका टिका। अब इसमें जो एक लव स्टोरी जिक्र की गई है, जैसे ये देखिए, चारू दत्ता है और गुप्ता जो कोर्ट थे उन्हीं में एक मतलब एक कमांडर है या आप कह सकते हैं उन्हीं के कोर्ट में जो थे उनकी एक बेटी थी वसंत सेना। तो इन दोनों की प्रेम कहानी का जिक्र है मृच चका टिका में। चलिए अब आगे देखते हैं कि गुप्ता रूलर का नेचर कैसा था। तो ये था मोनार्कियल, लेकिन पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी वो मोनार्कियल नहीं थी। चलिए अब आगे देखते हैं करें क्या गुप्ता डायनेस्टी के समय क्या होती थी। जैसे बहुत सारे विलेजेस टेम्पल्स को या ब्राह्मण्स को डोनेशन में दी जाती थी, मतलब दान कर दिए जाते थे। साथ में क्या होता था, उन्हीं लोग को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू राइट्स भी दे दिया जाता था, मतलब कैसे टैक्स वसूलना है, कितना टैक्स वसूलना है लोगों से, किसान से, वो भी उन्हीं को अधिकार दे दिए जाते थे। फिर हम बात करते हैं चेस का। तो कहता है कि चेस की शुरुआत जो है गुप्ता पीरियड में, मतलब इंडिया में ही शुरुआत हुई थी। उस समय इसको चतुरंग बोलते थे, और चतुरंग का मतलब होता है कि आर्मी को 4 डिवीजन में बांट देना, जैसे इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियोट्स। चलिए फिर उसके बाद यह इंडिया से गेम कहाँ चला गया, पर्सिया, ईरान। पर्सिया जो है ईरान का पुराना नाम है, वहां इसे शतरंज बोला जाता था। फिर वहां से गया इस्लामिक वर्ल्ड, फिर यूरोप, और उसके बाद जो है मॉडर्न चेस की शुरुआत हुई। अब है कि हिंदू फिलोसफी क्या है। तो हिंदू फिलोसफी जो है अकेले कोई व्यू पॉइंट नहीं है, इसमें पूरे 6 व्यू पॉइंट का सम्मिलित या मिश्रण है, मतलब समायोजन है। जैसे सांख्य, सांख्य योग न्याय, उसके बाद वे वैशेषिका, उसके बाद मीमांसा और वेदांत। ये 6 व्यू पॉइंट है, और ये 6 व्यू पॉइंट मिल के बना है आपका हिंदू फिलोसफी। चलिए अब है कि इसमें से जो है सांख्य फिलोसफी, ये हमारे इंडियन फिलोसफिकल का सबसे ओल्डेस्ट है, जिसको लिखा है महर्षि कपिल आचार्य ने। अब देखते हैं चंद्रवंश। अब देखिए चंद्रवंश पुराणों के अनुसार कहता है कि जो क्षत्रिय है इसको 3 वंश में बांटा गया है, सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश। अब देखिए चंद्रवंश की अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम है राजा शांतनु, और ये है गंगा देवी, इनके बेटे हुए थे भीष्म, और इनकी एक और वाइफ थी जिनका नाम था सत्यवती। चलिए तो ये चंद्रवंशी थे। राम भगवान कहाँ से थे, ये सूर्यवंशी थे। चलिए अब हम बात करते हैं चंद्रवंशी ट्रेडिशन का। तो इसका हमें जिक्र मिलता है प्रयाग इलाहाबाद से, जिसमें एक जिक्र है कि एक राजा है संवन, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट की थी कहाँ, प्रयाग इलाहाबाद से प्रतिष्ठानपुर। चलिए अब हम जिक्र करते हैं गुज्जर प्रतिहार और अग्निकुला आइडिया। अब देखिए अग्निकुला जो है, यहाँ से हमें राजपूत क्लैन का मतलब राइज उदय मिलता है। हम कह रहे हैं क्या, जितने तरह के हिस्टोरियल डायनेस्टीज हैं उसमें से जो है गुर्जर प्रतिहार जो है ये सबसे फेमस राजपूत पावर हुए नॉर्थ इंडिया में। चलिए अब ये गुज्जर प्रतिहार क्या होते हैं, इसका प्रतिहार का मतलब होता है फ्रंट गार्ड, मतलब रक्षा करने वाला। तो क्षत्रिय जो थे राजपूत, ये रक्षा करने वाले होते थे राज्य का। चलिए अब देखिए गुज्जर का जो है, गुज्जर प्रतिहार का हमें एविडेंस मिलता है एहियोल इंस्क्रिप्शन ऑफ चालुक्य रूलर पुलकेशिन II, मतलब एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। उसके बाद ये जो है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र को लिखा है बाणभट्ट ने, तो यहाँ से भी हमें गुज्जर प्रतिहार के बारे में जिक्र मिलती है। अब कह रहा है क्या, गुज्जर प्रतिहार इस ये जो डायनेस्टी है इसका फाउंडर का नाम है नागभट्ट। अब देखिए अब ये जो है नागभट्ट इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब ये सारी हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है कहाँ पे, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में, जिसमें क्या बताया गया कि एक पावरफुल जो है मिलिशिया आर्मी थी जो अरब्स के थे, और इसको जो है हराया था किसने, ये गुज्जर प्रतिहार ने। अब देखिए अब बात करते हैं राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटा जो थी दक्कन में 8th सेंचुरी में बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी।
अब देखिए, कह रहा है कि दंती दुर्ग। अब दंती दुर्ग जो है ये कौन थे? तो ये जो है चालुक्य रूलर को हराया था और अपनी कैपिटल कहाँ पे बनाई? मान्यखेता, कर्नाटक को। फिर बात करते हैं हिरण्यगर्भ महादान। अब ये जो है एक यज्ञ है, ये रिचुअल्स है जो कहाँ पे करवाई गई थी? उज्जैन में, इन्हीं लोग के द्वारा। फिर है अमोघ वर्ष फर्स्ट। ये गोविंदा थर्ड के बेटे थे जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था अमोघ वर्ष फर्स्ट का? तो नर्मदा नदी किनारे मिलिट्री कैंप में जन्म हुई थी। अब इनको जो है किस चीज के लिए जाना जाता है? तो ये एक स्कॉलर किंग थे और कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर के ये पैट्रन थे, मतलब संरक्षक थे। फिर उसके बाद इन्होंने खुद एक कन्नड़ में बुक लिखी है, कविराज मार्ग। चलिए अब देखते हैं मोखारी डायनेस्टी और कन्नौज का। तो मोखारी फैमिली जो है ये गुप्ता डायनेस्टी के फ्यूडिटरीज थे, मतलब इनके सामंत थे, इनके नीचे काम करते थे, लेकिन मेन इसका ये जो रूट था ये गया है। फिर उसके बाद ये जो है धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में आए मोखारी फैमिली और इसने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया। फिर कह रहा है कि मोखारी रूलर्स में जो इम्पोर्टेंट रूलर कौन कौन हुए? हरिवर्मन, आदित्य वर्मन, फिर ईसा वर्मन, सर्व वर्मन और ग्रह वर्मन। और उसके बाद जो है कनौज में सबसे फेमस राजा आएंगे हर्षा, या इसी को बोलते हैं हर्षवर्धन। और ये हमें आपको मेडिवल पॉलिटिक्स से इनके बारे में जिक्र मिलते हैं। मुखारी डायनेस्टी को अगर देखें, ये देखिए कन्नौज वाला जो रीजन है यहाँ पे थे, यहाँ पे गुप्ता, लेट गुप्ता आए, फिर यहाँ पे मैत्रक आए, पुष्यभीति आए, ये था आपका चालुक्य रूलर, यहाँ पे पल्लवास थे, चेरा डायनेस्टी, यहाँ पांड्याज। चलिए, कहता कि हर्षवर्धन का हमें जिक्र कहाँ से मिलता है? तो हर्ष चरित्र को बुक जो है किसने लिखा है? बाण भट्ट ने। और राज तरंगिणी को लिखा है कल्हण ने। इन दोनों बुक से हमें हर्ष चरित्र के बारे में मिलती है, मतलब हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ में एक चाइनीज ट्रेवलर है जुआन जांग, यहाँ से भी हमें हर्षवर्धन डायनेस्टी का जिक्र मिलता है। कह रहा कि हर्षवर्धन जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग्स करते हैं? पुष्यभीति। ये देखिए आप, पुष्यभीति जो है ये आपको कहाँ पे थे? ये देखिए, ये वाला रीजन है। चलिए, अब इसने जो है क्या किया? तो हर्षा ने जो है इनके बहनोई, ब्रदर इन लॉ जो है उनका नाम है ग्रह बर्मन, इनकी डेथ हो गई थी, तो ये अपने बहन के यहाँ गए राजश्री के पास और उनकी कैपिटल को शिफ्ट किए थानेश्वर से कन्नौज। सॉरी। चलिए, अब करें कि जुआन, ये जो जुआन जांग है चाइनीज पिलग्रिमेज, इन्होंने जो है जिक्र किया है रिलीजियस असेंबली एट कन्नौज का। मतलब कि हर साल जो है ये हर्षवर्धन जो है कन्नौज में रिलीजियस असेंबली कराते थे, जिसमें 20 क्षेत्रों के राजाएं आते थे और बातचीत करते थे हर मैटर पे। तो उसमें जो है एक डिस्कशन किए थे जुआन जांग, तो ये बताए हुए इस बात को। फिर उसके बाद बात करते हैं महामोक्ष असेंबली एट प्रयाग। ये जो है हर 5 साल पे एक बार होती थी, जिसमें छठे ऐसे असेंबली में आए थे जुआन जांग ने। अब है कि हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी पुलकेशिन टू से। पुलकेशिन टू कौन है? ये चालुक्य राजा थे, चालुक्य रूलर थे। और इसकी हमें जानकारी मिलती है ऐहोल इंस्क्रिप्शन से और जुआनजांग के अकाउंट से। जुआनजांग जो है ये चाइना में थे, तांग डायनेस्टी, और उनकी राजधानी थी चंगन। ये आपकी बीजिंग की बात कर रही है। यहाँ से छोड़ के ये ट्रैवल करके सेंट्रल एशिया से इंडिया आए। उस समय के जो भी लोग आते थे ट्रैवलर, उनको बोलते थे दा तांग जियो जी। चलिए, अब आगे जिक्र करते हैं कि ये जो आए जुआनजांग, ये कहाँ पे स्टडी किए? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और उस समय फेमस टीचर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के शीलभद्र। उसके बाद हर्षवर्धन की जब डेथ हो गई तो कन्नौज का नाम हो गया महोदया, महोदया श्री। उसके बाद कन्नौज को 3 मिल के चलाएंगे, मतलब 3 राजा मिलके, जिसे बोलते हैं ट्रिपेट्राइट स्ट्रगल। पाला वंश, फिर गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तीनों मिलकर चलाएंगे, जिसमें प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार जो सबसे डोमिनेंट पावरफुल रूप में आएंगे। फिर उसके बाद एक अनदर चाइनीज पिलग्रिम है जिसका नाम है इत्सिंग। ये जो है ये सी रोड से इंडिया आए थे, आपको इंडिया और सुमात्रा में कई सालों तक रहे और उसके बाद फिर अपनी चाइना चले गए। अब देखिए, कह रहा है कि नालंदा और बुद्धिज्म। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है
ये बहुत फेमस थी उस समय। यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट मॉन्क आते थे नॉलेज लेने के लिए, और उसके बाद दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते थे स्टडी करने के लिए। गुप्ता पीरियड से लेके पाला पीरियड तक लोग यहाँ पे आते थे नॉलेज एक्वायर करने। कहा कि 1193 कॉमन एरा में तर्किश कमांडर आए बख्तियार खिलजी, और इसने क्या किया, बिहार पे अटैक किया, बिहार को पूरी तरह से लूट लिया गया और नालंदा को जला दिया गया, जिसमें बहुत सारे मॉन्क और लाइब्रेरियन और साथ में लाइब्रेरीज जल के राख हो गई। और इस तरह से जो बुद्धिज्म थी इंडिया में वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। चलिए अब आगे जिक्र करते हैं शंकराचार्य की। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य भी बोलते हैं। इनका जन्म जो है केरला के कलाडी गांव में हुआ है। अब इन इसकी फिलोसफी को बोलते हैं अद्वैत वेदांता। इन्होंने खुद जो है रिलीजियस सेंटर एस्टैब्लिश की है इंडिया में। कहाँ कहाँ की, तो ये आपका देखिए श्रीनगेरी कर्नाटक में, फिर उसके बाद द्वारका में, पुरी में ज्योतिर्मठ और ज्योतिष मठ, यहाँ पे रिलीजियस सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट किए। फिर उसके बाद इन्होंने चार धाम और छोटे चार धाम का भी एस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर में। और छोटे चार धाम कहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में। चलिए अब कह रहा है कि अद्वैत वेदांता इन सिंपल वर्ड्स। तो इनकी जो फिलोसफी थी अद्वैत, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो सोल है, मतलब जो आपकी आत्मा है, वो क्या है, ट्रुथ है, और वही क्या है, गॉड है। बाकी जो आपके आसपास जो भी चीजें दिखती हैं वो सिर्फ एक इमेजिन है, मतलब वो झूठ है। सच कौन है, सिर्फ आपकी आत्मा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, जैसे कुछ भी, जैसे पेड़ पौधे हैं, उसके बाद बाग बगीचे हैं, चिड़ियाघर है, आपको लग रहा है कि ये सारे जानवर हैं, चल रहे हैं, पेड़ पौधे खा रहे हैं, वो सब मिथ्य है, झूठ है। मैं नहीं बोल रहा, इनके अनुसार अद्वैत वेदांत का मतलब होता है ये। तो कहने का मतलब सिर्फ सोल जो है वही एक ट्रूथ है, बाकी कुछ भी ट्रूथ नहीं है। और इन्होंने क्या बोला कि अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए सेल्फ नॉलेज होने का जरूरत है। और सेल्फ नॉलेज कैसे होगा, जब आप स्टडी करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा और आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे नोट्स की जरूरत है, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। चलिए शुक्रिया।